हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे आइसोमेरिज्म के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। उसके पहले हम लोग स्पीड केमिस्ट्री टाइम टेबल को एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, जीओसी और कंप्लीट कर लिया है और आइसोमेरिज्म अभी हमारा रनिंग टॉपिक है। देन हम हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरीके से कंप्लीट केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपको पढ़ाने वाली हूं वो है डीएल कॉन्फ़िगरेशन और आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना बहुत ही आसान है, बस इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। डीएल सिस्टम से हम लोग सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं वो है डीएल सिस्टम, यानी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, ये जो डीएल सिस्टम होता है इसका यूज हम लोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए। यानी कि ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है। फिर हमें क्या दिया हुआ है कि इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में किसको रेस्पेक्ट मानते हैं वो चीज बताई हुई है। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड रिलेटिव टू ग्लिसरैल्डिहाइड। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरैल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानकर असाइन किया जाता है। किस तरीके से बच्चों, देखना एक बारी। ये हमें कोई 2 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं। आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो OH है ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, जबकि इस वाले कंपाउंड में OH लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, डी ग्लिसरैल्डिहाइड बोल देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको एल ग्लिसरैल्डिहाइड बोल देंगे। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल्स है बच्चों। सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स को देख लेते हैं। जब भी हम लोग ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी हम लोग इसको असाइन करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट कायरल एटम को ही कंसीडर करना होता है। किसी भी कंपाउंड का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के लास्ट कायरल कार्बन को ही कंसीडर करना होता है। जैसे देखिए आप, इसमें क्या क्या बताया गया है। चेक लास्ट कायरल सेंटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या बोला हुआ है कि इफ OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड देन असाइन D एंड with respect to glyceraldehyde। फिर क्या बोला हुआ है कि if OH group is on left hand side then assign L configuration to it with respect to L glyceraldehyde। इसके एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे कि ये कोई कंपाउंड बना दिया। अब इसकी अगर अपन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इस CHO से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि लास्ट कायरल सेंटर कौन सा आया, ये 5 नंबर आया है। और इस पर जो OH प्रेजेंट है वो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो हम लोग इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, D। ठीक है, यहां पर देखो वापस से 1 2 3, यानी कि ये लास्ट है। यहां पर OH लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, L3OS बोल देंगे। यहां पर देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, तो ये लास्ट वाला है। यहाँ पर OH राइट हैंड साइड है तो हम लोग इसको D बोल देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो वापस से इसको क्या कह दिया जाएगा, D।
इसका नाम होता है डी फ्रक्टोज और इसका होता है डी मेनोज। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। अब ये कोई हमें फीचर दे दिया, यार ये आपको करेक्ट फीचर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये जो CH2OH है इस वाले कार्बन को वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए था, क्योंकि हमें फीचर बनाते वक्त ये बताया गया था कि जो हमारा ये कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर वापस से उसी तरीके से चेंज करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये करेक्ट फीचर बन जाएगा। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि 1 2 3 4 लास्ट कायरल कार्बन राइट हैंड साइड आ रहा है, तो अपन इसको क्या देंगे? डी देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? डी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या क्या है कि नॉट दैट द डेजिग्नेशन ऑफ अ कंपाउंड एज डी और एल हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ रोटेशन, यानी कि हम लोगों ने जो साइन ऑफ रोटेशन पढ़े थे प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, उनका कैपिटल डी और कैपिटल एल से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो किसी भी तरीके से रिजेंबल नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में तो पढ़ लिए, अब हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड में क्या बोला हुआ है कि चेक लास्ट कायरल सेंटर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि आपको अमाइनो एसिड का क्या चेक करना है? लास्ट सेंटर। जिस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का लास्ट कायरल कार्बन कंसीडर कर रहे थे, वैसे ही अमाइनो एसिड का भी लास्ट कायरल सेंटर ही कंसीडर करना है। अब क्या क्या बोला हुआ है कि इफ NH2 ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड तो हम लोग उसको D असाइन कर देंगे, और अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो हम लोग उसको L असाइन कर देंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये कोई अमाइनो एसिड है, यहाँ पर NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? L। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH2 राइट हैंड साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चों? D आ गया। यहाँ पर देखिए वापस से NH2 लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। रिलेटिव का मतलब क्या था कि हम लोगों ने किसी कंपाउंड को आइडियल मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे कि हम लोगों ने ग्लिसरेल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान लिया था, और उसके बेसिस पर हम लोग नॉमेनक्लेचर कर दिया। जबकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वहां पर हमने किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं माना है, हम लोगों के पास कुछ रूल है, उसके बेसिस पर हम लोग R और S कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे देखना एक बार। ये होता क्या है? The actual 3-dimensional arrangement of groups in a molecule containing asymmetric carbon is termed as absolute configuration, which is not relative to any other compound। जैसे कि Dl तो रिलेटिव किससे था? ग्लिसरेल्डिहाइड से, पर यहाँ पर किसी भी कंपाउंड से ये रिलेटेड नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? दिस सिस्टम यूजेस CIP रूल्स, कॉर्न इनगोल्ड प्रीलोग रूल्स, इनके बेसिस पर हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने वाले हैं। डिसाइडिंग प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहले हमें ग्रुप्स की प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा अमंग द ग्रुप्स attached to chiral center on the basis of atomic number। और वो किस पर बेस्ड होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्या है? द लेटर R comes from the Latin words rectus। rectus का क्या मतलब है? राइट या फिर क्लॉकवाइज, राइट या फिर क्लॉकवाइज। जबकि जो लेटर S है comes from the Latin word sinister, means left or anti-clockwise। RS nomenclature is assigned as follows in wedge dash system, यानी कि जो हमने wedge dash रिप्रेजेंटेशन का जो एक तरीका था
जिस तरीके से हम लोग वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते थे, उस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने वाले हैं। तो अब हम लोग उसके लिए रूल्स पढ़ेंगे, देखना इनको। स्टेप 1 क्या है कि असाइन प्रायोरिटी टू द ग्रुप्स, यानी कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो भी वेज डैश हमें दिया गया है उसमें सबसे पहले प्रायोरिटीज असाइन करनी कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है और कौन 4 है, इस तरीके से। और ये किसके बेसिस पर करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। स्टेप 2 क्या है बच्चों की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन डैश, यानी कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप होगा, आपको पता है कि कायरल सेंटर से 4 ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं, तो जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए? डैश पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर वो डैश पर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हमें इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस के बाद हमें उसको किस पर लेकर आना पड़ेगा? डैश पर लेकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ड्रॉ एन एरो। देखो पहले वाली स्लाइड में हमें क्या बोला हुआ है, एक बार मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। ये बोला हुआ है कि अगर आपका कोई वेज डैश है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई वेज डैश है, तो जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पर प्रेजेंट है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा? एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। मान लो अगर ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर आ जाए, इस तरीके से वेज पर आ जाए, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रहा है उसको हमें जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि अगर R आ रहा है तो S करना पड़ेगा, S आ रहा है तो R करना पड़ेगा। पर अगर मान लो कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहां पर आ गया, तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे? इवन चेंजेस करने पड़ेंगे और इसको कहां पे लेके आना पड़ेगा? 4 पे। माना कि ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो मैंने पहला चेंज करके क्या किया कि इस 4 को मैं 2 पर लेकर आ गई, यानी कि पहला काम हमने ये किया कि ये 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो 3 था ही और ये 2 यहाँ पे आ गया। पर हमें क्या बोला हुआ है कि हम लोग एक चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक और चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग 4th को तो डैश पर ही रहने देंगे। अब ये जो अपना दूसरे ग्रुप थे 2 और 1, इसकी जगह मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 लेकर आ गई और यहाँ पे 1 लेकर आ गई। अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। यानी कि अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप किस पर आ जाए? डैश पर ना आए, तो हमें क्या करने पड़ते हैं? इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टेप 3 पर आते हैं बच्चों। स्टेप 3 क्या है? ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1st प्रायोरिटी ग्रुप टू 2nd प्रायोरिटी ग्रुप टिल 3rd प्रायोरिटी ग्रुप। इसका क्या मतलब है? जैसे ये कोई वेज डैश सिस्टम है ना, हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 असाइन कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एरो बनाना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, इस तरीके से। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि 1 से 2 जाने में, 2 से 3 जाने में, 3 to 1 जाने में हम लोग ऑल एंड ऑल कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब स्टेप 4 क्या है बच्चों की अगर एरो का जो डायरेक्शन है अगर वो क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S। जैसा कि इन डायग्राम्स में बताया भी हुआ है, अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हो तो R है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जा रहे हो तो S है। जैसे कि हमें ये कोई वेज डैश हो गया, पहला स्टेप हमें क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमें प्रायोरिटीज को डिसाइड करना है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर मुझे यहाँ पे किसका दिख रहा है? ब्रोमीन एटम का। इसको 1 मिल जाएगा, इसको 2 और इसको 3 मिल जाएगा। तो अगर 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे
तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और H तो डैश पर है ही, यानी कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, S हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पे 1 इसको मिलेगा, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको मिलेगा। अब हमें 4 को कहाँ पे लेके आना है, डैश पे लेके आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बना दिया मैंने, है ना। डैश पे नहीं लेके आना, डैश पे लेके आने की जरूरत नहीं है बच्चों। हमें क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा आएगा ना, हम लोग उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो 1 से 2, 2 से 3 जाने में, 1 से 2, 2 से 3 जाने में मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, एस। पर क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर प्रेजेंट है, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है अपना, अगर वो वेज पर प्रेजेंट है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि एस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर फॉर्म होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 देंगे, यानी कि वापस से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आ गया, वेज पर आ गया। तो 1 से 2, 2 से 3 गए तो क्या क्लॉकवाइज जा रहे थे, पर क्योंकि H फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R की जगह पर S करना पड़ेगा, यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन सही होगा, जैसा कि यहाँ पे बोला भी हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर R नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, S होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिव आरएस कॉन्फ़िगरेशन टू फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, वापस से वही काम करना है हमें। तो ये 1 है ना, इसको क्या देंगे, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो 1 से 2, 2 से 3 गए तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऐसा आएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं, क्या है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, यानी कि 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर क्योंकि H वेज पर है तो यहाँ पर R की जगह क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही सारे कायरल सेंटर्स हैं, अगर अपन इसकी बात करें तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, है ना, ये वाला 2, ये वाला 3 और यहाँ से जो H लगा हुआ है वो 4। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओगे अगर आप, तो आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉकवाइज, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये Cl आटा में इसको 1 नंबर दिया, H वेज पर है यहाँ पे, है ना, उसको 4 नंबर दे दिया। अब ये दोनों प्रायोरिटीज तो प्लेन पर है, तो अब हमें इसको 2 देना पड़ेगा और इसको 3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, पर क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर है तो हमें यहाँ पर S की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, R आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इसको हमें 1 देना है, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर है, डैश पर है, और अपना ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 3। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, यानी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, S। फोर्थ नंबर कंपाउंड पे आओ, ये कोई कंपाउंड है ना। अब हमें यहाँ पर प्रायोरिटीज असाइन करनी है, तो कार्बन 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 तो सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, पर यहाँ पर Cl आ गया, इस वजह से इसको 1 देना पड़ेगा और इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 2 मिलेगा और इसको 3 मिलेगा। अब आपने क्या देखा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पर आ रहा है, हमें यहाँ पर इवन चेंजेस करवाने पड़ेंगे, एक्सचेंजेस करवाने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों अपन कि यहाँ डैश पर किसको ले आएंगे, 4 को, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर तो 3 और यहाँ पर 2 है ही, पर हम एक चेंज नहीं करवा सकते, एक और करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4।
तो आप क्या देख रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएस नॉमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से असाइन करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग हेडिंग देखते हैं, आरएस नॉमेनक्लेचर इन फिशर फॉर्मूला। इसका स्टेप 1 क्या है बच्चों, कि सबसे पहले तो आपको जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं आप उनकी प्रायोरिटीज को असाइन कर दो। असाइन प्रायोरिटी टू द ग्रुप्स विच आर अटैच्ड विद कायरल कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जो सीआईपी रूल्स हम लोगों ने वेज डैश में लगाए थे वही हमें फिशर के लिए अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है बच्चों, कि इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन देन ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज रियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर जो अपना 4th प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल लाइन पे आता है तो अपन को कुछ नहीं करना, जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो सही है। पर अगर ऐसा हो जाए कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर आ जाए बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, है ना, कहां पर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, तो जो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अपोजिट होगा रियल कॉन्फ़िगरेशन के। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर आपका ये जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज रखना है, ठीक है। पर अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरीके से आ गया तो आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एस में, और अगर एस आ रहा है तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आर में, यानी कि वो बराबर नहीं होगा रियल कॉन्फ़िगरेशन के, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये जस्ट रिवर्स किस केस में होगा, जबकि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों क्या है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड। जो हमने वेज डैश में काम किया था वो हमें यहाँ भी करना है, 1 से 2 और 2 से 3 करके एरो बनाना है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। 1 से 2, 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज है तो आर फॉर्म है, अगर वो 1 से 2, 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एस फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज को असाइन करना है। तो इसको 1 दिया है ना, फिर हमने इसको 2 दिया, इसको 3 और इसको 4 दे दिया। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस, क्योंकि 4th प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज रखना है, ठीक है। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, यहां पर इसको क्या देना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। अब आपने क्या देखा कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आता वो तो क्या आता, आर, पर अब हमें उस आर को क्या करना पड़ेगा, एस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ये कोई 2 कायरल कार्बन दिए हुए हैं, हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 देंगे, इसको 4 देंगे, है ना, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर। पर यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कहां पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आर की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, एस। यहाँ पर देखिए बच्चों 1, 4 है ना, और 2 और ये वाला 3 हो जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका एस होना चाहिए था, पर एस नहीं होके क्या होगा, आर। क्यों, क्योंकि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है। तो हम लोग इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों,
C आएगा, 2 तो आएगा R, इसको हमें 1 नंबर देना था, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो 2R और 3S इसका सही नेमिंग होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बच्चों की, नोट दैट द डेजिग्नेशन ऑफ अ कंपाउंड एज R और हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ रोटेशन, यानी कि इनका भी साइन ऑफ रोटेशन प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने डीएल में भी देखा था कि डीएल भी प्लस और माइनस से रिलेटेड नहीं थे, वैसे के वैसे ही R और S भी प्लस और माइनस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। The CIP rule can be applied to any three-dimensional representation of chiral compound to determine whether it is R or S only, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो R होगा या फिर S होगा, इसके अलावा इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है। ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो, पढ़ते रहो, बहुत ज्यादा पढ़ो और नेक्स्ट लेक्चर भी देखते रहो। ऑल द बेस्ट।